सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगिनिंग। तो आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि CSIR के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बारे में बात करेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स को आज कवर करेंगे एंड रदर देन और जो टॉपिक्स होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये छोटा सा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो आपको मिलेगा, आई एम नॉट श्योर ये वीडियो कितना बड़ा जाने वाला है, आधे घंटे 1 घंटा, बट हाँ, इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी और जिन्हें अपने माइंड में रखते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग ने 12th में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में हर जगह पढ़ा हुआ है, तो हम थोड़ा सा उसका रिव्यू देते हुए आगे चलते हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो क्या होते हैं, और हम आयलर्स थ्योरम की बात करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम की बात करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप ये जानो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सिंपली अगर इसे डिफाइन किया जाए, अगर हम इसे z से डिफाइन कर रहे हैं तो z इज इक्वल्स टू होता है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, वेयर a क्या होता है, a आपका होता है रियल पार्ट एंड b क्या होता है, b आपका होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा वो नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कलेक्शन ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल्स हम दें, एग्जांपल अगर आपको दें कि z इज इक्वल्स टू हम ले रहे हैं a की जगह पे हमने ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पे 2 आपका क्या है, रियल नंबर है यानी रियल पार्ट है, 3 आपका क्या है, इमेजिनरी, ठीक है। और हर एक नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास एग्जांपल है 2 और अगर इसमें बताया जाए कि 2 को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 0, आयोटा 0, ये टर्म 0 ही हो जाएगी, तो अल्टीमेट आपका आएगा 2 ही। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, रियल पार्ट आपका 2। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को अगर मॉडुलस कैलकुलेट करना होता है, ये जो z है, मान लीजिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, अगर ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका आपको मॉडुलस निकालना है तो मॉड z इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैसे आया, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर इसका रूट ले लेंगे तो हमारा मॉडुलस आ जाएगा। अब अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट को हम फाई से डिनोट करते हैं। मतलब इस a और b के बीच में एंगल कितना है, अगर उसकी बात करें तो फाई से डिनोट करते हैं और इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स y, सॉरी यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे b बाई a। इसको हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा y के टर्म में भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और इसी को हम a प्लस आयोटा b भी लिखिए, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। जब इस टर्म में आपका होता है तो आपका tan इनवर्स y बाई x बनता है, फाई इज इक्वल्स टू फाई, ये आपका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो ये हमारा मॉडुलस है, ये आर्ग्यूमेंट्स है। आर्ग्यूमेंट्स और मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है, जैसे अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, यहाँ समझते हैं, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 है और z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अगर निकालना है φ1 यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ φ1 यानी φ2, ये निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट φ1 माइनस आर्ग्यूमेंट φ2 करना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ φ1 φ2 ना रखे, अगर हम इसको z1 और z2 करते हैं, मतलब आपको z1 और z2 इन दोनों को डिवाइड करके उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो सिंपली आपको आर्ग्यूमेंट z1 का निकालना होगा, फिर माइनस आर्ग्यूमेंट z2,
ठीक है, इसको माइनस करना पड़ेगा। आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास है लॉग m अपॉन n, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। तो सिंपली यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के केस में भी यही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आर्ग्यूमेंट z1 और z2 निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। ये भी आप इसको लॉग की प्रॉपर्टी से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर हमें लिखना है लॉग m और n है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। तो ये हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस का आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आइलर्स थ्योरम की और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। चलो, आइलर्स फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है कि अगर आपके पास e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा है, तो आप इसे लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास आइलर्स थ्योरम है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम होता है। डी मॉर्गन क्या होता है, डी मॉर्गन आपके पास होता है अगर e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इसकी पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, साइन थीटा। अब इसकी भी पावर हम अगर n कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो यही आपकी थ्योरम डी मॉर्गन्स थ्योरम कहलाती है कि जब आपका इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है, इसकी पावर n है, अगर ये आयोटा थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसे हम n पावर ये क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ठीक है। बहुत इजी सा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर 100, ठीक है। आपको बोल रहा है इसे सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करने के पहले आप ये चीज़ जानो कि स्टैंडर्ड नोटेशन में हम किसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। ई के पावर में आयोटा थीटा हमें लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आप एक्स वाई एक्सिस आप बनाते हो, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप मान लीजिए अगर ये रियल एक्सिस है, यहाँ पे ये 1 है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, लेकिन ये वाई को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अगर ये आयोटा इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -1 ये नेगेटिव रियल एक्सिस और ये माइनस आयोटा। तो हम e रेज़ टू द पावर आयोटा के टर्म में किसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, जैसे, अच्छा आपको ये तो पता है ना कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 1, और हमें इसे रिप्रेजेंट करना है e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा के टर्म में। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप ये बताइए कि यहाँ कौन सी वैल्यू आपकी रख देंगे कि आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 0, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो 0 रख देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। हम यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा के टर्म में करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। ये चीज़ हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इधर हम देखते हैं कि हमारा 1, अगर हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो 1 के केस में हम आयोटा थीटा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए रियल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 0 है, और cos 0 भी 1 होता है, हम ये जानते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा की जगह एंगल क्या होगा, 0, तभी ये 1 आएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू द पावर आयोटा 0 प्लस 2n पाई, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हट जाएगा तो आयोटा 2n पाई भी लिख सकते हैं, और आयोटा 2n पाई लिख देंगे तो यहाँ पे देखिए जब आयोटा 2n पाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई, और sin 2n पाई, sin n पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी हो तो वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन cos 2n पाई वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आपको आयोटा लेकर आना है, ठीक है, अगर आपका आंसर में आयोटा आ रहा है और अगर आपको रिप्रेजेंटेशन e रेज़ टू पावर आयोटा समथिंग करना है, तो कैसे करेंगे, आयोटा आपका कैसे आएगा, देखो
पॉजिटिव रियल एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पे ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देंगे ई रेस्ट टू आयोटा 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, और इधर भी हम क्या लिखेंगे, आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2n बाई। इसी तरह अगर हम इधर की बात करें, ये क्या है -1, अगर हमारे पास आ रहा है -1 तो ई रेस्ट टू माइनस आयोटा पाई, ठीक है, आयोटा पाई आ जाएगा, क्योंकि क्या है ये पाई एंगल पे है ना, तो आयोटा पाई, ये 180 डिग्री ऐसे बना रहा है, तो आयोटा पाई, तो ई रेस्ट टू आयोटा पाई प्लस 2n पाई, ठीक है। अब अगर माइनस आयोटा आ रहा है तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये देखिए -π/2 बना रहा है, इधर +π/2 इधर -π/2, ई रेस्ट टू आयोटा π/2 माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे आयोटा -π/2 प्लस 2n पाई, ठीक है। होप सो ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यूज क्या करना है, हमें यूज करना है डी मॉर्गन्स थ्योरम को, आयलर्स थ्योरम को। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले एक चीज आपको और पता होगी क्या, कि अगर हमारे पास z है, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z = a रेस्ट पर आयोटा b लिखा है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं z = पोलर फॉर्म में। यहाँ पे आपको और चीज पता होनी चाहिए, मॉडुलस ऑफ z ई रेस्ट पर आयोटा फाई क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है, क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो अब आपको इसका पहले मॉडुलस z निकालना होगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका मॉडुलस z क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं आप यहाँ पे। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया कि मॉडुलस निकाला जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर करके रूट ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आएगा, और फिर -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा √4, जिसको हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें फाई चाहिए, फाई के लिए हमने आर्गुमेंट निकालना ही बताया, क्या होता है, tan इनवर्स b/a, यानी कि tan इनवर्स b/a, यानी कि b कितना है -√3 और a कितना है 1। अब -√3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई = tan इनवर्स, अब ये क्या है -π/3, ठीक है, π/3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है, ये होता है π/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -π/3, ठीक है, तो फाई = आपका आ गया -π/3। अब आपके पास मॉडुलस भी आ गया, आर्गुमेंट भी आ गया, तो आप इस z कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो 2 e रेस्ट टू द पावर -आयोटा π/3, ठीक है। मतलब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, z = 1 - आयोटा √3 की पावर 100। आप इसने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ये बना दिया 2 e रेस्ट टू आयोटा π/3 की पावर 100, ठीक है। अब देखिए, क्या अब आपको ये क्वेश्चन कुछ डी मॉर्गन्स थ्योरम जैसा नहीं लग रहा है कि ई रेस्ट टू पावर आयोटा समथिंग और इसकी पावर कुछ लग जाएगी, तो हमें इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे यही चीज़ करना है, ये 2 पे भी 100 पावर आ जाएगा, तो ये 2 रेस्ट टू द पावर 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर -आयोटा π/3 और इसकी भी पावर 100, ठीक है। अब ये 2 रेस्ट टू द पावर 100 इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ आप लगा दीजिए, सबसे पहले आयलर्स थ्योरम लगा दीजिए। याद रखिए, यहाँ ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा है प्लस का, तो ये प्लस में आ रहा है, बट अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, क्या करनी है, cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 और इसकी पावर 100, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 100 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लगा दीजिए, क्या होगा कि अगर आयोटा ये प्लस में है तो प्लस में आ रहा है, अगर यहाँ माइनस में होगा तो ये माइनस में आएगा। इसकी पावर समथिंग होती है, कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही पावर साइन के साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कॉस पावर 100 है तो 100 मल्टीप्लाइड बाई π/3 माइनस आयोटा साइन 100 मल्टीप्लाइड बाई π/3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यूज निकालिए, इसकी वैल्यूज निकालिए, 2 रेस्ट टू पावर 100 के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा।
होप सो आप इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाइड करके कॉस जो भी आ रहा है कॉस उतने की वैल्यू और साइन की वैल्यू निकाल के ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ और फॉर्मूलेस पे, तो इसको हम रफ करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन की। हम जल्दी जल्दी अपने टॉपिक पे आते हैं क्योंकि वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनका रूट कॉज आपको पता होना चाहिए सो दैट आप आगे के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अब अगर हम एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा इंटीग्रल पार्ट शुरू होता है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रेजिड्यू वगैरह निकालना, पोल, सिंगुलैरिटी, एनालिटिक फंक्शन को पहचानना, ये सारी चीज़ें आपको अब इस टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगी। होप सो रेजिड्यू हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करें, बट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको CR इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शन के बारे में कुछ आइडिया दे देंगे। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, देखिए डेफिनेशन आप गूगल पे डालोगे, बुक पे डालोगे, HK दास की बुक में देखोगे तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। डेफिनेशन में नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि एनालिटिक फंक्शन, अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया गया है तो हम बहुत कम शॉर्ट टाइम में, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में कैसे बताएं कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। देखिए एनालिटिक फंक्शन को बताने के लिए सबसे पहले अगर बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दें कि किसी नेबरहुड पॉइंट, अगर हम कोई हमारा कॉन्टूर है, अगर किसी नेबरहुड पॉइंट पे वो जो है डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, तो वो एनालिटिक होगा। डेफिनेशन आप गूगल या बुक से भी कॉपी कर सकते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, आपके पास एनालिटिक फंक्शन, कोई फंक्शन आपको गिवन है, वो आपको देखना है कि एनालिटिक है कि नहीं है। उसके लिए आपके पास CR इक्वेशन होती है, ठीक है। CR इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, सबसे पहले हम ये बताते हैं, जैसे कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है fxy, वो है u प्लस आयोटा v के फॉर्म में लिखा है, जहाँ u भी फंक्शन है xy का और v भी फंक्शन है xy का, ठीक है। ये आपको कोई फंक्शन दिया है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, u भी आपका xy का फंक्शन है, v भी xy का फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन आपका है। अगर CR इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाइड होती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। CR इक्वेशन क्या है, CR इक्वेशन है del u ओवर del x इज इक्वल्स टू del v ओवर del y, पहली CR इक्वेशन। दूसरी CR इक्वेशन है del u ओवर del y इज इक्वल्स टू माइनस del v ओवर del x, ये दूसरी CR इक्वेशन। अगर कोई हमारा फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इस CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो बहुत हाईली चांसेस हो जाते हैं कि वो हमारा फंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है, मतलब वो बेसिकली एनालिटिक फंक्शन है। अभी एनालिटिक फंक्शन ये बहुत बड़ा टर्म है, इसी से रिलेटेड, या अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप आगे सिमिलैरिटीज को समझने में, पोल को समझने में, रेजिड्यूज को फाइंड करने में काफ़ी इजी होगा आपको। तो ये CR इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हम एक छोटा सा मेथड और बताते हैं कि जहां आपको CR इक्वेशन को भी चेक नहीं करना होगा, बस आप कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में रखिए और आप फंक्शन को देख को बता सकते हैं कि वो एनालिटिक है या नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस x माइनस आयोटा y की पावर 3, मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन ये है, ठीक है, सपोज दैट। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक है या नहीं है, तो बहुत सारी कंडीशन होती है। आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखोगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी देखोगे, उसके बाद ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है कि नहीं है, और उसके बाद CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं है। बट एक छोटा सा मेथड और है जिसके बेसिस पे आप इसे बता सकते हो ये एनालिटिक है। कैसे, अगर हम इस फंक्शन को लिख दें 1 माइनस x माइनस कॉमन ले लें, x प्लस आयोटा y ब्रैकेट में लिख दें और इसको लिख दें पावर 3, ठीक है। अब देखो हमने बोला कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के में ही, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि z इज इक्वल्स टू, या तो हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b, या लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। ये बस रिप्रेजेंटेशन है किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं x प्लस आयोटा y, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस z, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली हमारा z ही तो है, z की पावर 3। और आप एक चीज जानो, अगर इसकी पावर रियल
रियल या फिर छोड़ो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका ये जो फंक्शन है या जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा वो एनालिटिक होगा। ठीक, अगर, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, अगर इन दैट केस 1 माइनस जेड ये बार हो जाता है, ठीक है, बार का क्या सेंस हो रहा है, अगर जेड ये है, जेड बार मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है यानी कि x माइनस आयोटा वाई, इन दैट केस आपका ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अब इसकी पावर 3 रख देंगे तो इवन तो ये आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको लगेगा कि ये एनालिटिक होना चाहिए, बट नो, क्योंकि यहाँ पे आपका जेड बार है तो जेड बार आपका एनालिटिक नहीं होता है, ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, सो दैट आपका ये नॉट एनालिटिक हो जाएगा। ठीक, आपको देखना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। हम z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीआर इक्वेशन को चेक करते हैं, अगर ये आपका क्या है, जो रियल पार्ट होगा ये u होगा और ये इमेजिनरी पार्ट है ये v होगा, ठीक है। अगर हम रखते हैं डेल u ओवर डेल x, ठीक है, u इज इक्वल्स टू आपका x है यहाँ पे और v इज इक्वल्स टू y है। अगर हम डेल u ओवर डेल x करते हैं तो इसको x के रिप्रेजेंट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 आ रहा है, ठीक है। डेल u ओवर, यहाँ पे हम कर सकते हैं डेल y डेल v ओवर डेल y, ये आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। पहली सीआर इक्वेशन डेल u ओवर डेल x इज इक्वल्स टू डेल v ओवर डेल y, ये हो गया आपका सेटिस्फाइड, ठीक है। पहली सीआर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड। अब आते हैं दूसरी सीआर इक्वेशन। ध्यान रखिए, फंक्शन का एनालिटिक होना दोनों ही सीआर इक्वेशन पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपकी एक इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है एक ना हो रही है तो आप कह दो फंक्शन एनालिटिक है, नहीं, आपके पास सीआर इक्वेशन 2 है, दोनों का ही सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब अगर हम यहाँ पर डेल u ओवर डेल y करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ डेल v ओवर डेल x करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो डेल u ओवर डेल y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल v। अब यहाँ पे 0 के साथ आप माइनस लगा भी दो तो भी कोई सेंस नहीं है, तो आपका इस केस में दोनों ही सीआर इक्वेशन फुल्ली सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे सीआर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, सो दैट जो आपका z होता है x प्लस आयोटा y ये आपका एनालिटिक होता है, बट z बार जो होता है x माइनस आयोटा y ये आपका एनालिटिक नहीं होता है। कहाँ एनालिटिक नहीं होगा वो भी बता दे रहे हैं। अगर हम z बार ले लेते हैं, सपोज दैट z बार हमने ले लिया x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब हम इसमें सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, तो हम हमारा u ये है और v क्या है ये है, तो हम कहते हैं डेल u ओवर डेल x निकालते हैं तो आ गया 1, ठीक है। डेल u ओवर डेल y निकालिए, तो जब आप यहाँ देखोगे डेल u ओवर डेल y आप निकालने जाओगे तो ये क्या होगा, ये v है, डेल v ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल y निकालो, ये y है, ये माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। तो आप ये देखो डेल u ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y ये इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहीं पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो गया। मतलब यहाँ पे आपको ये बता दिया कि इस केस में आपका सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए जब जेड बार आ जाता है तो उस केस में हम लेते हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने 4 और एग्जाम्पल लिए हैं, आपको एनालिटिक फंक्शन अच्छे समझ में आ जाए इसके लिए। अब इस फंक्शन को आपको देख के बताना, देखो आप सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करवा सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये पावर 2 लगा है, फिर आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके u एंड v कैलकुलेट करना है, फिर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है। अब यहाँ पे आपका क्या है, देखो एक चीज़ आप माइंड में रखो क्या, कि आपके पास, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास क्या है, z इज इक्वल्स टू है x प्लस आयोटा y, ठीक है। अगर आपको z स्क्वायर निकालना है तो x प्लस आयोटा y का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आयोटा वाई का स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है। मतलब आपके पास अगर ऐसा टर्म लिखा है तो आप इसको जेड स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, क्या कुछ ऐसे ही टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 आयोटा एक्स वाई, ये तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2। अब ये क्या है, रियल है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, सो दैट आपका ये फंक्शन
क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, फंक्शन आपका एनालिटिक, ठीक है। और यहाँ पे जेड है, जेड बार होता तो हम कहते हैं ये एनालिटिक नहीं है, बट यहाँ पे जेड है तो ये आपका फंक्शन एनालिटिक है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस ये क्या है, जेड की पावर 3/2। ये आपका इंटीजर है 3/2? नहीं, ये तो फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। और जब फ्रैक्शन पावर आपकी लग जाएगी तो फंक्शन नॉट एनालिटिक, ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। तो देखिए कितने कम टाइम में हम बिना सीआर इक्वेशन को अप्लाई किए बता पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या एनालिटिक नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसको अगेन हमें जेड के फॉर्म में लिखना है। कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस, इसको हम क्या कर दें, -2x कर दें, -x, अल्टीमेट आएगा -3x ही, और इसको माइनस आयोटा वाई, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे, 1 माइनस 2x, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2x, ये आ गया z माइनस जेड, इसका स्क्वायर। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है ये फंक्शन एनालिटिक है क्योंकि जेड टर्म आ रहा है, जेड बार नहीं तो एनालिटिक है नहीं, बट आप इस टर्म को भी देखिए, ये एक्स्ट्रा रियल टर्म आ रहा है, एक्स्ट्रा रियल टर्म, ये आपका रियल टर्म, ये जो u है, u के साथ आपका कंबाइन नहीं कर रहा है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो एक्स्ट्रा रियल टर्म या एक्स्ट्रा इमेजिनरी टर्म भी जब आ जाएगा तो आपका फंक्शन नॉट एनालिटिक बन जाएगा। यहाँ पे भी आपका ये फंक्शन एनालिटिक नहीं, ठीक है। अब अगर हम इस फंक्शन की बात करें, अगेन हमारे पास क्या है, 1 प्लस, यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि इसको हम जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, ये है जेड स्क्वायर, इसकी पावर -3। ये आपका इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नेगेटिव पावर लगी, यानी आप इसको लिखोगे 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये नेगेटिव पावर लगी होगी तो आपका फंक्शन नॉट एनालिटिक हो जाएगा। तो होप सो ये छोटा सा टेक्निक आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन को एनालिटिक है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, लाइक अगर हम कोशीज इंटीग्रल थ्योरम फॉर्मूला में अब एंटर करेंगे तो हमें सिंगुलैरिटी का पता होना चाहिए कि सिंगुलैरिटी कितने टाइप की होती है। आप थोड़ा इस चीज़ों को पढ़ के आएगा, सिंगुलैरिटी क्या होती है, जीरोज ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप की सिंगुलैरिटी होती है। वैसे मैं बता देती हूँ कि इस आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। आइसोलेटेड में भी आपकी 3 होती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और पोल होता है, और आपका एक होता है इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। नॉन आइसोलेटेड में भी होता है, नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी आता है। तो सब में डिफरेंसेस क्या होता है, और जब पोल आपका किसी भी ऑर्डर का होता है 1 2 3 4 या n ऑर्डर, उसका रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये सब टेलर और लॉरेंट सीरीज से भी बहुत ज़्यादा लिंक करता है कि आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ रहा है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आ रहा है, तो आप पोल एंड उसके रेजिड्यू को और भी इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 4-5 लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को खत्म करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।